लोकसभा चुनाव में राजस्थान कांग्रेस में जमकर अंदरूनी खींचतान चली। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट अजमेर, नागौर और जालौर में लोकसभा चुनाव प्रचार में क्यों नहीं पहुंचे, अब यह बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अजमेर से रामचंद्र चौधरी कांग्रेस उम्मीदवार रहे। नागौर से आरएलपी के हनुमान बेनीवाल के साथ कांग्रेस का गठबंधन था, जबकि जालौर सिरोही सीट से पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत कांग्रेस उम्मीदवार रहे। दूसरी ओर बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की गाइडलाइन नहीं मानने पर डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक गणेश खोकरा को प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया और 7 दिन में जवाब मांगा है। कार्रवाई की चेतावनी भी दी है और इससे पहले हाल ही में बाड़मेर के शिव से पूर्व विधायक अमीन खान और पूर्व पीसीसी चीफ रहे बारेंदु सिंह शेखावत को पार्टी 6 साल के लिए निष्कासित कर चुकी है। पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के कारण प्रत्याशियों की शिकायत पर यह एक्शन लिया गया है। चुनाव टीकोत में आज हम इसी पर बात करेंगे। क्या कांग्रेस में अंदर खाने सब कुछ ठीक है? खींचतान का कितना नुकसान कांग्रेस को होता नजर आ रहा है और बीजेपी को कितना फायदा इससे हो रहा है? हालांकि चुनाव के दौरान कई चीजें सामने आई, इसमें कांग्रेस की कमजोरी और गठबंधन को लेकर के कांग्रेस पार्टी के भीतर ही सवाल उठते हुए नजर आए। अब सवाल ये भी उठा है कि क्या असल मायने में कांग्रेस पार्टी का जो कोर वोटर था उन्होंने वोट किया? क्या अपने सहयोगी दलों को कांग्रेस पार्टी अपना पूरा वोट शिफ्ट कर पाई? ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इस बीच खबर एक और है। खबर डूंगरपुर से है, जहां कांग्रेस विधायक गणेश खोकरा को नोटिस दिया गया। ये नोटिस कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जारी किया है। दरअसल लोकसभा चुनाव में पार्टी निर्देशों की पालना नहीं करने का हवाला देते हुए विधायक गणेश खोकरा को यह नोटिस दिया, जिसमें 7 दिनों के अंदर नोटिस का जवाब भी मांगा गया है और जवाब नहीं मिलने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का एक अल्टीमेटम भी दिया गया। अब उसमें यह बताया गया है कि अगर पार्टी के खिलाफ गतिविधियों में काम किया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अभी इन तमाम चीजों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। एक खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुका है, जरा उनसे आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश पुरोहित जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। एसपी मित्तल साहब, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ जयपुर से हमारे संवाददाता मुबारिक खान भी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। मुबारिक, जरा सबसे पहले एक रिएक्शन मैं आपसे ले रहा हूँ। ये जिस तरीके की स्थितियां बनी, पार्टी में जो नेता पार्टी लाइन से अलग हट करके चल रहे हैं उनको पार्टी की तरफ से सख्ती भी दिखाई गई है, कुछ को निष्कासित कर दिया गया, कुछ के ऊपर एक्शन की बात सामने आ रही है। लेकिन चुनाव के वक्त इस तरीके से पार्टी का कैडर या पार्टी के कार्यकर्ता अगर पार्टी लाइन से अलग हट करके चलेंगे तो चुनाव के वक्त नुकसान नहीं हुआ होगा? बिल्कुल शुभेंदु, आपने ठीक कहा है, क्योंकि देखिए जब भी चुनाव होते हैं हर जगह की अपनी एक मांग होती है। और उससे पहले अगर एक बात करें प्रदेश के कांग्रेस के पार्टी के लिहाज से, तो देखिए प्रदेश में ये जग जाहिर है, सबको पता है कि किस तरह की स्थितियां हैं। जब पूर्ववर्ती गहलोत सरकार प्रदेश में थी तो उस समय दो कांग्रेस के अंदर बन चुकी थी, जिसमें पायलट ग्रुप और गहलोत ग्रुप के नाम से जिन्हें राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती थी, मीडिया चर्चा करता था। तो कहीं ना कहीं अब जब सरकार चली गई है, उसके बाद भी जब लोकसभा चुनाव हुए हैं तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी इसी तरह की हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ी कमियां जरूर दिखी। हालांकि जो जमी हुई बर्फ थी दोनों के रिश्तों पर वो जरूर थोड़ी पिघली, लेकिन उस स्तर पर जैसे लोकसभा चुनाव में दोनों एकजुट होकर बात कह रहे थे कि पूरी प्रदेश कांग्रेस प्रदेश में एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है, वैसी चीजें तो नहीं दिखाई दी। हालांकि सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया गया था लोकसभा चुनाव से पहले। ऐसे में पायलट के दौरों को लेकर तो चर्चाएं अलग अलग जगह पर रही, लेकिन इसी बीच जो स्थानीय स्तर पर आपने जो बात कही कि जैसे नेताओं में अंदर खाने जो फूट थी, अगर स्थानीय स्तर पर देखें तो बात करें शिव विधानसभा चुनाव की, जब विधानसभा चुनाव 2023 में जो अभी हाल ही में हुए हैं, तो ऐसे में उस दौरान शिव से जो विधायक रहे अमीन खान, तो अमीन खान को लेकर उस दौरान, क्योंकि वहां निर्दलीय चुनाव लड़े, बीजेपी कांग्रेस का चुनाव आपस में हुआ, तो वहां की जो स्थितियां थी उसको देखकर उनमें कहीं ना कहीं अमीन खान में नाराजगी थी। तो उन्होंने इस लोकसभा चुनाव के समय निर्दलीय जो बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से प्रत्याशी रविंद्र भाटी, उनके साथ उनका समर्थन देने जैसी बातें सामने आई। अल्पसंख्यक वोटर्स को भ्रमित करने की चीजें सामने, जिसको लेकर प्रभारी रंधावा ने जो है उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। और उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी लिखा कि सस्पेंडेड प्रत्याशी खुद को कैंडिडेट बताया आमीन खान ने। आज जब उनका सोशल मीडिया हैंडल जब देख रहे थे उस तरह की चीजें भी सामने आई। जालोर में भी ऐसी स्थितियां नजर आई और भी कई सारी जगह अंदर खाने, जैसे नागौर में भी कई स्थानीय जो कार्यकर्ता थे वो आरएलपी को सपोर्ट नहीं करना चाहते थे और आरएलपी को जो नागौर में गठबंधन के साथ जो टिकट दी गई है,
तो उसमें उसको लेकर भी अगर एक बड़े नेता का नाम न लेकर हम बात करें तो उस खेमे में भी कहीं ना कहीं नाराजगी थी और वो लोग भी चाहते थे कि ये गठबंधन में सीट ना जाए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में अंदर अच्छा, हाल फिलहाल में एक छोटी सी जानकारी और दीजिए, चाहे बात करें। हाँ, इसमें मुबारक एक छोटी सी जानकारी और दीजिए, हाल फिलहाल के अंदर कांग्रेस पार्टी ने कितने नेताओं के ऊपर एक्शन लिया? हालांकि एक सीट पर, क्योंकि जब गठबंधन हो जाता है कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट है उनको बिठाने की बात तक कर दी जाती है, लेकिन डामोर जो है बैठते नहीं हैं। उनको लेकर के भी, हालांकि वो खुले मैदान में चुनाव लड़ते हैं, क्या उनके ऊपर भी किसी तरीके से एक्शन की बात अब सामने आ रही है? देखिए अब तक जो है अगर वहाँ की अगर हम बात करें तो देखिए उनके ऊपर कोई एक्शन पार्टी ने मना कर दिया कि हमारे प्रत्याशी नहीं है। हालांकि उन्हें कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बनाया गया था, उसके बाद जब नाम वापस लेने की बात आई तो उस दौरान वो वहाँ से चले गए, मिले नहीं, फोन बंद कर लिया, तमाम ऐसी चीजें हुई। तो इससे कहीं ना कहीं पार्टी को अंदरूनी और बाहरी रूप से जो है नुकसान जरूर उस इलाके में हुआ है, क्योंकि राजकुमार रोत को जो है इंडी गठबंधन के माध्यम से वहाँ प्रत्याशी बनाया गया, उनके पक्ष में कांग्रेस नेताओं ने प्रचार प्रसार किया, के बावजूद भी जो स्थितियां वहां बननी चाहिए थी चुनाव के दौरान वैसी जो ग्राउंड रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो वहां वैसी स्थितियां नजर नहीं आई, क्योंकि कांग्रेस में अंदरूनी जो लड़ाई थी, जो खींचतान थी, उसका कहीं ना कहीं कांग्रेस को बांसवाड़ा सीट पर भी नुकसान हुआ है। और कहीं बात करें पहले तक जो लड़ाइयां चलती थी, बयानबाजी एक दूसरे को लेकर के पार्टी के भीतर चलती थी, वो फिलहाल ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन जरूर बनी रही है और इसका खामियाजा पार्टी को कितना भुगतना पड़ता है ये नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं, मैं मुबारक वापस लौटूंगा, लेकिन रमेश पुरोहित सर, एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस के अंदर क्या ऑल इज वेल है या नहीं? आपको क्या लगता है? आप खुले मंचों पर खुले बयान तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन मन मुटाव ज़रूर दिखाई दिया है। सचिन पायलट जो है वो कुछ सीटों पर जाते हैं, लेकिन आप देखिए जालौर सिरोही में नहीं जाते। हालांकि पब्लिक डोमेन में आकर के वो ये ज़रूर कह देते हैं कि मैं जाना चाहता था लेकिन जा नहीं पाया। तो ये बैलेंस करने की भी बात है। राजनीति में मतभेद होता है, मनभेद नहीं होता। राजस्थान की राजनीति एक अलग तरह की राजनीति है, यहाँ पर मतभेद भी है और मनभेद भी है कांग्रेस पार्टी के भीतर। ये कोई आज की स्थिति नहीं है, ये 2018 से अगर हम मान के चले, पिछले विधानसभा चुनाव से लेकर के जब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री की पद से बाहर कर दिया था रेस में, तब से लगा करके आज तक सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में मतभेद बना रहा और मनभेद भी बना रहा। इसका असर जो ग्राउंड लेवल पर जो कार्यकर्ता थे उनके ऊपर भी पड़ा और इसका जो परिणाम है वो विधानसभा चुनाव में आपको देखने को मिला कि कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, जबकि अशोक गहलोत लगातार बार बार पिछले 1-1.5 साल से ये कह रहे थे कि यहाँ राजस्थान में हम 5 साल की जो परंपरा है सरकार बदलने की वो तोड़ करते रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कारण साफ और स्पष्ट था कि मतभेद भी था और मनभेद भी था। ऐसा माना जाता है कि राजनीति में मतभेद होता है लेकिन मनभेद की कोई जगह नहीं होती, लेकिन कांग्रेस की पार्टी में यहाँ राजस्थान में इस तरह की स्थितियां कई बार देखने को मिली, लेकिन जो दूरियां जो बनी हुई थी वो इतनी ज्यादा थी कि उसका परिणाम आपको चुनावी राजनीति में खास करके परिणामों में संदर्भित होता है। और रही बात लोकसभा चुनाव की, चूंकि लोकसभा चुनाव में भी वो असर दिखा, ग्राउंड लेवल पर दिखा। एक कारण तो ये रहा कि कार्यकर्ता असमंजस में रहे, दूसरा ये कि कौन कहां पर कैसे जो है चुनाव परिणाम जो प्रचार करने जाएगा, जबकि आप खुद बता रहे हो कि सचिन पायलट कई जगहों पर नहीं गए। वो उन जगहों पर नहीं गए जहां पर अच्छा, एक सीट का और समझ में नहीं आता सर, अजमेर में क्यों नहीं गए? ये समझ मैं यही कह रहा हूं कि अजमेर चूंकि उनका जो एक गढ़ रहा है, अजमेर गढ़ रहा है और सचिन पायलट का एक राजनीतिक जो कर्म भूमि भी रही, लेकिन यह आश्चर्य का विषय है कि वो वहां पर चुनाव प्रचार करने नहीं गए। दूसरा, नागौर नहीं गए या फिर जालोर, जहां जो है अशोक गहलोत। चलिए जालोर सिरोही तो समझ में आता है, वो तो चलिए अंदर अंदर कुछ और बात थी, वो इस वजह से नहीं गए, वो समझ में आता है। लेकिन अजमेर ना जाना ये थोड़ा सा समझ से परे, हालांकि उनके पसंद के ही कैंडिडेट थे, तो ये भी कोई विरोधाभास नहीं था कि चलिए कोई अलग कैंडिडेट उतार दिया हो। अच्छा, मैं इसमें जरा मैं एसपी मित्तल साहब को भी जोड़ लेता हूँ। एसपी मित्तल सर, एक चीज़ बताइए कि नागौर ना जाना
गठबंधन को लेकर के, क्योंकि सचिन पायलट शुरुआत से ही मुखर थे, वो कह रहे थे कि राजस्थान के अंदर गठबंधन की गुंजाइश नहीं है, लेकिन बाद में पार्टी की तरफ से स्टैंड ले लिया जाता है, आखिर समय में गठबंधन किया जाता बीएपी आरएलपी के साथ। लेकिन क्या यही एक कारण था कि नागौर सीट पर नहीं गए सचिन पायलट? शुभेंदु देखिए, मैं सिलसिलेवार आपको बताता हूँ कि देखिए, जहां तक सचिन पायलट का सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट में काफी लंबे समय से अदावत चली आ रही है, और वो अदावत हमको विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिली, और वैसी की वैसी अदावत हमें लोकसभा चुनाव में देखने को मिली। भले ही चाहे दोनों नेता ये कहते रहे हो कि हमारे बीच में अब कोई विवाद नहीं है और हाईकमान ने हमें एक जाजर पे बिठा दिया, हम दोनों एक साथ हैं। सचिन पायलट का सबसे पहले मैं जालोर सिरोही के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि सचिन पायलट ने खुद ये कहा कि जालोर सिरोही में जो चुनाव का प्रबंधन कर रहे हैं पुखराज पाराशर, उन्होंने उन्हें फोन करके कहा कि मैं चुनाव प्रचार के लिए आना चाहता हूं, लेकिन उन्हें वहां से निमंत्रण नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि जालोर सिरोही में जहाँ की पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से उनको बुलाया ही नहीं गया, इसलिए नहीं गए सचिन पायलट काम के लिए उनको नहीं। लेकिन अजमेर में आप देखिए, अजमेर में जो कैंडिडेट हैं वो खुल करके कहते हैं, मैंने कई बार उनको बोला, मैं उनसे मिलने के लिए गया उनके आवास पर, मैंने कई बार उनको, रोज मैं फोन कॉल करता था कि कहीं से भी लाइनअप हो जाए, आप आए यहाँ पर। उन्होंने कहा कि पहले वो छत्तीसगढ़ चले गए, उसके बाद में आए तो कैंपेन में बिजी हो गए। शुभेंदु उनको बुलाया, सबसे बड़ी बात है उन्होंने जो अपना वक्तव्य दिया उसमें उन्होंने कहा कि जालोर सिरोही में मुझे बुलाया ही नहीं गया। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट नजर आती है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं चाहते थे कि उनके बेटे के चुनाव क्षेत्र में सचिन पायलट आए। ये तो जालोर सिरोही का प्रश्न है। अब रहा सवाल अजमेर में नहीं आए, अजमेर में तो सचिन पायलट 5 साल तक सांसद रहे एक बार, और यहाँ उनका उसी सीट की बदौलत मंत्री भी रहे। क्या शुभेंदु? मैं कह रहा हूं कि उसी सीट की वजह से वो मंत्री तक रहे थे। हाँ, केंद्र में मंत्री तक भी रहे, लेकिन वो अजमेर नहीं आए। उसका कारण यह है कि जो अजमेर में कांग्रेस के प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी, वो उनके खिलाफ रहे शुरू से। पिछले 5 साल में जब कांग्रेस की सरकार रही तो सबसे ज्यादा मुखर रूप से रामचंद्र चौधरी ने सचिन पायलट का विरोध किया, और जिस भाषा का इस्तेमाल किया, मुझे लगता है कि उस भाषा को ध्यान में रखते हुए सचिन पायलट अजमेर नहीं गए। जहां तक नागौर का सवाल है, नागौर में आप देखिए कि सचिन पायलट नहीं चाहते थे कि आरएलपी से गठबंधन किया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी अशोक गहलोत के दखल के कारण, चूंकि नागौर में आरएलपी से गठबंधन किया गया, इस कारण से सचिन पायलट जो है वो नागौर भी नहीं गए। लेकिन हम देखते हैं कि कई जगह कांग्रेस को इस खींचतान का खामियाजा भुगतना पड़ा। हम नागौर की स्थिति को सबसे पहले अध्ययन करेंगे। आप देखिए, सबसे पहले जो ज्योति मिर्धा कांग्रेस की एक सशक्त क्या नाम से प्रभावी नागौर में जो नेता थी, वो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई तो बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, और जब बेनीवाल को वहां से उम्मीदवार बनाया गया, कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया, तब भी कई क्या नाम से कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, और जो बेनीवाल है, यानी कि इसका मतलब ये कि अपनी जो आपकी ठोस सीट थी, आपने उस सीट पर अपनी पार्टी का प्रत्याशी नहीं उतारा, आपने अपने गठबंधन के सहयोगी को वो सीट दे दी। आपने वहां पर अगर मजबूती से लड़ते, आपने अपना कैडर खत्म कर लिया। बिल्कुल शुभेंदु, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वहां नागौर के अंदर कांग्रेस की अच्छी स्थिति है, खराब नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या नाम से जो गठबंधन जिस तरीके से किया, और आप देखिए कि कांग्रेस हनुमान बेनीवाल को समर्थन दे रही है, और हनुमान बेनीवाल क्या कह रहे हैं? हनुमान बेनीवाल ने सार्वजनिक रूप से ये कहा कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जाएगा कि कांग्रेस ने, मतलब नागौर के अंदर कांग्रेस की नहीं, विधानसभा चुनाव आप देखिए, उनके बयान आप उठा करके देखिए मुबारक, ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता क्या भूल पाए होंगे? क्योंकि जिससे पहले तक हनुमान बेनीवाल कांग्रेस पार्टी को बार बार कोसा करते थे, बड़े आरोप लगाते थे, कहते थे कि आरोप आप लगाए हैं, आप जांच कीजिए। मौजूदा वक्त में बीजेपी की सरकार बनी, उसको लेकर के कहते थे कि आप एक्शन लीजिए, लेकिन अचानक से गठबंधन हो जाता है। कांग्रेस पार्टी का ये कार्यकर्ता क्या ये भूल पाएगा? देखिए शुभेंदु, ये जो नेताओं के दल बदल की जो कहानी है, वो हरियाणा से एक आपने सुना होगा एक कहावत, आया राम और गया राम। ये उस जमाने में एक दिन में 3 बार उस नेता ने जो है दल बदले थे, तो ऐसे में आया राम गया राम की जो कहावत है वो चली आ रही। तो वैसे ही जब राजनीतिक चुनाव होते हैं, राजनीतिक माहौल बनता है, तो उस दौरान भी कई बड़े नेता हो, छोटे नेता हो, कार्यकर्ता हो, वो दल बदलते हैं, अपना
फायदा नुकसान देखते होंगे, चाहे वो राजनीतिक फायदा हो या दूसरा उनका व्यक्तिगत हित हो कहीं ना कहीं। तो ऐसे में कई नेताओं ने, कई कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, वो बीजेपी का प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए। कई कांग्रेस नेता, कई बीजेपी के नेताओं ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा, चाहे राहुल कसवा हो या अन्य कोई दूसरे नेता हो, चाहे स्थानीय कार्यकर्ता हो, छोटे कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो। तो इस तरह का माहौल देखिए, राजनीतिक जब गहमागहमी बनती है तो नजर आता है। लेकिन इसी बीच जब वो नेता उससे जुड़ जाता है, और जैसे गठबंधन हुआ नागौर की सीट पर, सीकर की सीट पर या फिर बांसवाड़ा की सीट पर, तो स्थानीय जो कार्यकर्ता थे उनकी तीनों जगह एक कंडीशन अगर देखें जो समान रूप से नजर आ रही थी, वो ये थी कि स्थानीय को उम्मीदवार बनाया जाए, चाहे बांसवाड़ा की बात हो, चाहे नागौर की बात हो, पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट दी जाए, चाहे वो सीकर की बात हो। सीकर में भी ये इसी तरह की स्थितियां थी कि किसी कांग्रेस नेता जो लंबे समय से काम कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। हालांकि पायलट का ये जरूर कहना था कि यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता को टिकट देनी चाहिए। बहुत लंबी फहरिस्त थी जिनमें कई नाम शामिल थे, हालांकि उनके टिकट नहीं दिया जाकर वो गठबंधन में वो टिकटें दी गई, तो उससे कहीं ना कहीं पायलट खेमा नाराज था। और उसी का अगर नागौर की अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो देखिए, नागौर का ये जो इलाका है वहाँ पर्वतसर विधानसभा जो है वहां कुछ संख्या में करीब 30-35 हजार के लगभग गुज्जर जरूर है, बाकी इलाकों में बहुत कम गुज्जर हैं। तो ऐसे में जो सचिन पायलट जिस जाति से आते हैं उस जाति का असर इस इलाके में नहीं है। हाँ। लेकिन सचिन पायलट ये चाहते थे कि किसी कांग्रेस कार्यकर्ता को जो है वो यहां से टिकट दी जाए। तो ऐसे में अंदर खाने से अब चुनाव होने के बाद छन कर ये बातें भी सामने आ रही कि सचिन पायलट समर्थक जो विधायक थे, चाहे मुकेश भाकर हो, रामनिवास गावड़िया हो या दूसरे जो स्थानीय कार्यकर्ता उनकी विचारधारा उनके साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने प्रचार प्रसार कम किया, अपने इलाके में पोलिंग बूथ पर एजेंट कम बिठाए, इस तरह की चीजें। हालांकि इनमें कितनी सत्यता है यह अलग बात है, लेकिन इस तरह की चर्चाएं जरूर रही। उसने कहीं ना कहीं कांग्रेसी खेमे में मायूसी जरूर, मायूसी एक वजह और भी थी मुबारक, बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं। लेकिन इसमें मैं जरा रमेश सर आपको जोड़ रहा हूँ। एक चीज़ बताइए कि कांग्रेस पार्टी ने जिस अपने सहयोगियों के साथ गठबंधन किया, गठबंधन में आप देखिए बाड़मेर सीट को लेकर के बड़ी चर्चा रहती है, लेकिन जिस तरीके से गठबंधन के जो साथी हैं उनकी पार्टी के कई नेता वहाँ पर आप देखिए भाटी को, बीजेपी के दूसरे नेताओं को वहाँ पर बैक एंड पर आकर के जो आप कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगियों के साथ जो कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट है उसको सपोर्ट ना करके बाकी पॉलिटिकल पार्टियों को सपोर्ट करना, ये पर्दे के पीछे जो कुछ चल रहा था, क्या ये सब चीज़ें पार्टी आलाकमान को दिख नहीं रही हैं? और बार बार अपने नेताओं को, ज़मीनी स्तर के जो नेता हैं उनके ऊपर एक्शन लेना, क्या इसमें ज़रूरत है कि सबसे पहले बातचीत कर ली जाए, उनकी परेशानियों को समझा तो जाए? सुबेदु जी, दिक्कत कांग्रेस के साथ में यही रही है कि जिन पार्टियों के साथ में उसका विरोध रहा है उन्हीं पार्टियों के साथ में उसने गठबंधन किया, चाहे वो जो दक्षिण राजस्थान की बात हो या खास हनुमान बेनीवाल की बात हो। हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के मुखर विरोधी रहे हैं। नागौर इलाके को लेकर भी उनकी जो राजनीति है वो एक अलग तरह की राजनीति रही है, और उनके साथ में आप गठबंधन करके अगर चुनाव मैदान में उतरते हो तो ग्राउंड लेवल पर जो बैठा कार्यकर्ता है वह किसकी तरफ जाएगा, किसके साथ में रहेगा? नहीं तो कांग्रेस पार्टी का आप देखिए ना, नागौर के अंदर हनुमान बेनीवाल को कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सपोर्ट कैसे करे? आप बाड़मेर सीट पर आकर के जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट ही नहीं कर रही है, वो दूसरी पार्टियों के नेताओं को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता देख रहा है। यही तो खास बात थी जो कांग्रेस के लिए एक एम्बर्समेंट की स्थिति, कहते हैं ना कि तकलीफ दे स्थिति ये थी कि वो लोगों के बीच में जाकर के अपनी बात को कैसे जस्टिफाई करे, चाहे वो हनुमान बेनीवाल हो या और लोग हो। ये तो एक छोटा सा बान की भर है। और दूसरा ये कि क्या आलाकमान को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि स्थानीय स्तर पर किस तरह की राजनीति एक रूप लेती जा रही है। दिक्कत इनके साथ में सबसे बड़ी यही रही कि दिल्ली कुछ और सोचता है, जयपुर कुछ और सोचता है, और कार्यकर्ता का जो काम करने का जो तरीका है वो एक अलग तरह का। इसीलिए कई बार कहते हैं, एक लाइन में और बता दूं कि राजस्थान में जो चुनाव हुए और लोग कहते हैं, कांग्रेस वाले बहुत खुश हो रहे हैं इसमें कि कम परसेंटेज जो है हमारे पक्ष में जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि क्या कम परसेंटेज होना कांग्रेस के पक्ष में है या बीजेपी को? मैं तो उल्टा ये कह रहा हूं कि यह घाटे का सौदा हो गया कि जो कम मतदान हुआ वो कहीं कांग्रेस को और ज्यादा तकलीफ दे कि
स्थिति में ला न दे। कारण यह है कि वहां का जो वोटर है और वहां का जो कार्यकर्ता अपने वोटर्स को घर से नहीं निकाल पाया होगा। इसके कारण से हो सकता है कि कांग्रेस को और ज्यादा तकलीफ हुई होगी। तीसरा ये कि इनको चुनाव लड़ना ही नहीं आया। चुनाव लड़ना यूं नहीं आया कि दिल्ली में जो बैठे जो लोग हैं वो अलग तरह का एक सोच विचार रखते थे, और जो क्या कहना चाहिए आपको, प्रत्याशियों का जो चयन हुआ वो अजीबोगरीब हुआ। कोई बड़ा नेता चुनाव मैदान में उतरने को तैयार ही नहीं था। तो फिर किसको आप टिकट देते? कौन ऐसा दमदार जो नेता होता जिसको कि आप चुनाव लड़वाने की स्थिति में रहते? तो ये कई फैक्टर इसमें काम किया कि कांग्रेस के पास में ना तो कोई नेता रहा, ना कोई नियत रही, ना कोई स्थितियां इस तरह की अनुकूल है। क्योंकि लोग बात खुद मान के चलते हैं कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में आएगी। तो वहां का जो वर्कर भी है वही हताश और निराश है। विधानसभा के चुनाव की हार का तो खैर असर पड़ता ही है, लेकिन साथ में अगर आपकी एक मानसिकता ऐसी बन जाती है कि अब तो कुछ नहीं होने वाला, और ऊपर से जब अनिर्णय की स्थिति होती है, फैसले लेने में दिक्कत होती है, और अजीबोगरीब आप जो है जो समझौते कर लेते हो, तो वो भी कार्यकर्ताओं को नागवार गुजरता है। बिल्कुल, और वो भी ऐसी सीटों पर जहां पर आप पहले बड़ी मजबूत स्थिति में थे, वहां पर अगर आपने किसी दूसरे ऐसे दल से गठबंधन कर लिया, आप वहां पर आपका जो कैडर है क्या उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा? इस बार आपने चुनाव लड़ा नहीं, अगली बार आप लड़ेंगे तो उसमें क्या वापस से वो एक्टिवनेस आपके कार्यकर्ताओं में रहेगी या नहीं? क्या वो उनका जो मनोबल है वो क्या टूटेगा नहीं? खैर, मैं इसमें एसपी मित्तल सर को भी जोड़ लेता हूँ। मित्तल सर, यही तो सवाल है ना कि आप देखिए बांसवाड़ा वाली सीट, अब अरविंद डामोर जो कि पहले कैंडिडेट घोषित कर दिए, हालांकि शुरुआत में किसी और को नाम चलता है, अरविंद डामोर नॉमिनेशन फाइल कर देते हैं, पता चलता है गठबंधन हो गया, आखिर समय में कांग्रेस गठबंधन का कैंडिडेट कोई और हो जाता है, वो नॉमिनेशन वापस नहीं लेते हैं, खड़े होते हैं, चुनाव लड़ते हैं। अब कांग्रेस उस सीट पर खास करके अब बड़ा मुश्किल हो जाता है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता अब, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को वोट भी देना चाहता है लेकिन दे भी नहीं सकता है, क्योंकि वहां पर गठबंधन कांग्रेस पार्टी ने किसी और से कर लिया है। ये बड़ी मुश्किल स्थिति बन जाती है। देखिए, बांसवाड़ा डूंगरपुर में तो कांग्रेस का मुझे लगता है कि एक तरह से मजाक ही बन गया है। आप देखिए, प्रत्याशी ने अपना आवेदन भर दिया, अब कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारे प्रत्याशी को आप चुनाव हरा दीजिए। इससे ज्यादा कांग्रेस के लिए मजाक की स्थिति क्या होगी? हम देखते हैं कि लोकसभा चुनाव की जो प्रक्रिया शुरू हुई तो महेंद्र सिंह मालवीय तो कांग्रेस के वहां बांसवाड़ा डूंगरपुर आदिवासी जो क्षेत्र है उसमें एक प्रभावशाली नेता रहे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। वो विधायक चुने गए पिछले चुनाव के अंदर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और अब ताजा घटनाक्रम ये है कि जो गणेश डोगरा जो कांग्रेस के विधायक है, उनको भी क्या नाम से आपने नोटिस दे दिया है। तो इसका मतलब यह है कि गणेश डोगरा ने भी कांग्रेस के पक्ष में वहां काम नहीं किया। हालांकि ये बात अलग है कि कांग्रेस ने क्या नाम से जो आदिवासी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको, राजकुमार रोत, उनको समर्थन देने की बात की। तो हो सकता है जब आपने आदिवासी पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की तो जो अभी जो गणेश डोगरा को जो नोटिस दिया उन्होंने वहां काम नहीं किया। आप इसका मतलब ये हुआ कि जो नीचे अपने जो विधायक हैं, जो आम कार्यकर्ता है, उनसे आपने संवाद नहीं किया और अपने स्तर पर जाके आपने गठबंधन कर लिया। इसका नतीजा ये रहा कि पहले क्या नाम से महेंद्र सिंह मालवीय कांग्रेस छोड़ गए, उसके बाद में गणेश डोगरा ने काम नहीं किया आपका। ऐसे ही हम देखते हैं कि ये जो दूसरी जो सीट है उसकी भी यही स्थिति रही है। कांग्रेस का सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कांग्रेस ने जो निचले स्तर पे जाके अपना वहां पे नामांकन, अपना जो काम है वो मुझे लगता है नहीं किया, इसीलिए ये सारी दिक्कतें कांग्रेस को इस स्थिति के लिए असल में जिम्मेदार किसको कहा जाए? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो स्थिति के जिम्मेदार है वो मुझे लगता है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत, और ये जो क्या नाम से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं डोटासरा, इनकी जो आपस में खींचतान चल रही है उसी का मुझे लगता है कि नतीजा है कि ये सारी चीजें क्या नाम से, चूंकि इन नेताओं में आपसी तालमेल कहा यही जा रहा है कि सीकर की सीट वामदल को इसलिए दी गई कि डोटासरा को कहा गया था कि वो चुनाव लड़े, डोटासरा ने चुनाव नहीं लड़ा तो उन्होंने सीट को समझौते में दिला दी। अब आप देखिए, ये कांग्रेस का मजाक नहीं उड़ाया जाएगा कि जो सीकर के अंदर कांग्रेस राजस्थान में वामदल को जिता रही है और केरल में वही वामदल राहुल गांधी को हरा रही है। कांग्रेस की कौन सी नीति है ये? ठीक है, मैं इसमें जरा जल्दी से एक रिएक्शन इस पे ले लेता हूँ। मुबारक, ये कांग्रेस अब इसको रिव्यू कर रही है और इसलिए अब क्योंकि अब चुनाव खत्म हो चुका है, रिजल्ट का इंतजार है, इसलिए अब एक्शन की तैयारी है। और भी नेता हैं जो कतार में अब
जी देखिए, गणेश घोगरा की बात की, अमीन खान की बात की, बालेंद्र शेखावत की बात की, तो ऐसे में पार्टी के पास लगातार इस तरह बड़े नेता हो, चाहे छोटे नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, सभी की जो है सूचियां मंगाई जा रही है जिला कांग्रेस कमेटियों से कि किन की कैसी भूमिका थी, और लगातार उन नेताओं पर कार्रवाई भी की जा रही है। अगर बड़ा कोई नेता है, पूर्व मंत्री है, विधायक है, तो उन लोगों के ऊपर एआईसीसी के माध्यम से जो है प्रभारी रंधावा जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं। खैर, बहुत शुक्रिया हमारे दोनों खास मेहमानों का। शुक्रिया मुबारक, आपने जानकारी दी है। लेकिन राजस्थान चुनाव का ये डिकोड करने की हमारी कोशिश थी, जिसमें सचिन पायलट ने क्यों कुछ सीटों पर वहां पर जाकर के कैंपेनिंग नहीं की और इसका असर क्या हो सकता है। हालांकि नतीजों के बाद तय हो पाएगा।